नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास के प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज की सीरीज में ये चौथा लेसन है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो यहां पर दो कथन आपको दिए गए हैं दोस्तों, आपको देखना है कि सही कौन सा है या कौन से हैं। तो पहला कथन देखिए, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्सादित कर दिया गया था। उत्सादित मतलब खत्म कर दिया गया था। दूसरा कथन देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो यहां पर अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, वरना मैं अभी आंसर दे रहा हूं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है बी। केवल जो दूसरा कथन है वो ठीक है। ठीक है, जो दूसरा कथन है ये ठीक है और जो पहला कथन है ये गलत है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा कथन किस लिए ठीक है, क्योंकि दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था और इसके अंदर ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया था और सीधा भारत का शासन ब्रिटिश संसद के तहत आ गया था। ठीक है, ब्रिटिश संसद कह लीजिए या ब्रिटिश क्राउन कह लीजिए, सीधा उसके तहत आ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार भारत पर से खत्म हो गया था। तो थोड़ा सा यहां पर लिखने में थोड़ी गलती हुई है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त नहीं किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और भारत में ब्रिटिश संसद का शासन आ गया था। आगे दोस्तों, ये पहला जो कथन है ये गलत है कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। दरअसल दोस्तों, चार्टर एक्ट जो 1813 में आया था उसके द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत 20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस का अधिकार पत्र तो बढ़ा दिया गया था, लेकिन जो उसका एकाधिकार था, जो मोनोपोली थी, वो खत्म कर दी गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार अब केवल या तो चाय के व्यापार पर था या फिर चीन के साथ व्यापार पर था। ठीक है, चाय और चीन इन दोनों के साथ व्यापार पर जरूर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था 1813 के बाद, लेकिन भारत से जो ओवरऑल जो व्यापार था उसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो खत्म कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो दोस्तों, आनंद मठ बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और आनंद मठ के अंदर सन्यासी विद्रोह का जिक्र आया था दोस्तों। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का जिक्र बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किया था और सन्यासी विद्रोह को मशहूर कर दिया था। दरअसल दोस्तों, 1857 की जो क्रांति थी उससे पहले भी भारत के अंदर कई तरह के विद्रोह हुए थे। किसान विद्रोह हुए थे, स्थानीय जनजातियों के विद्रोह हुए थे। ठीक है, तो उनमें से एक सन्यासी विद्रोह था। ये दोस्तों ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत में हुआ था। ठीक है, ये बंगाल में हुआ था और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1763 से लेकर 1800 तक का। इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान ये जो विद्रोह था ये लगातार रुक रुक करके होता रहा था। और दोस्तों, कुछ एक सोर्सेज हैं जहां पर इसका टाइम पीरियड 1770 से 1820 बताया गया है। ठीक है, तो 1820 ये बहुत कम जगह पर बताया गया है। अधिकतर जगह पर आपको 1763 से 1800 तक का टाइम पीरियड बताया जाएगा सन्यासी विद्रोह के बारे में। अब दोस्तों, ये जो विद्रोह था ये सन्यासियों के द्वारा मुख्य तौर पर किया गया। सन्यासी कौन से? जो शंकराचार्य के अनुयायी थे। ठीक है, शंकराचार्य के अनुयायियों में से भी दोस्तों जो दशनामी संप्रदाय के थे। ठीक है, शंकराचार्य के जो अनुयायी थे वो भी अलग अलग संप्रदायों में बटे हुए थे और जो दशनामी संप्रदाय था शंकराचार्य के अनुयायियों में से, दशनामी संप्रदाय के जो सन्यासी थे उन्होंने ये विद्रोह किया था। ठीक है, और इस विद्रोह में इन सन्यासियों का साथ दिया था बंगाल के जमींदारों ने, अर्ध सामंती लोगों ने, जिनकी जागीरें छीन ली गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये जो विद्रोह था बड़े पैमाने पर हुआ था। ब्रिटिश सैनिकों को, ब्रिटिश सेना को भी काफी नुकसान हुआ था और लगातार देखिए 1763 से 1800 तक रुक रुक कर यह विद्रोह चलता रहा था।
और एक टाइम के बाद तो खैर ये विद्रोह समाप्त हो ही गया था। और इस विद्रोह को समाप्त करने का जो श्रेय दिया जाता है दोस्तों, वो वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को इस विद्रोह को खत्म करने का श्रेय दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे जाता है, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है, ये वाला श्रेय। ठीक है, और सन्यासी विद्रोह के अंदर प्रमुख नेता कौन से थे, अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए, तो दोस्तों जो प्रमुख नेता हैं उनके नाम आप नोट कर सकते हैं। एक प्रमुख नेता थे भवानी पाठक। ठीक है, भवानी पाठक थे, और एक थी देवी चौधरानी। ठीक है, देवी चौधरानी का नाम काफी आपने सुना होगा, दूरदर्शन पर सीरियल भी आता रहा है ये देवी चौधरानी काफी समय पहले। दरअसल दोस्तों देवी चौधरानी नाम का एक उपन्यास लिखा गया था, यह भी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो देवी चौधरानी के कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए यह उपन्यास लिखा गया था। तो भवानी पाठक, देवी चौधरानी, इनके अलावा कुछ मुस्लिम फकीर भी थे इनके साथ, जैसे मूसा शाह थे। ठीक है, मूसा शाह हो गए, इनके अलावा मजनू शाह या मजमून शाह। ठीक है, तो मजमून शाह, इनको मजनू शाह भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये तमाम नेता थे सन्यासी आंदोलन के। ठीक है, और प्रमुख नेता दोस्तों ये थे भवानी पाठक और देवी चौधरानी। ठीक है, और दोस्तों ये जो मैंने दूसरे नाम गिनाए हैं, मूसा शाह, मजमून शाह, इन्होंने एक और विद्रोह किया था, वो था फकीर विद्रोह। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने अगर कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें सन्यासी विद्रोह और फकीर विद्रोह एक साथ आए, तो आप सन्यासी विद्रोह और फकीर विद्रोह को एक नहीं समझेंगे दोस्तों, दोनों ही अलग अलग विद्रोह थे। ठीक है, सन्यासी विद्रोह अलग था और फकीर विद्रोह जो था वो अलग था। ठीक है, तो ये भी अंग्रेजों के अत्याचारों से ही त्रस्त थे, जो मुस्लिम जो फकीर थे, उसी तरह से सन्यासी विद्रोह भी हुआ था। तो दोनों अलग अलग विद्रोह हैं, टाइम पीरियड लगभग एक जैसा है। फकीर विद्रोह का जो टाइम पीरियड है ये बताया जाता है 1776-77 का। ठीक है, तो एक ही लगभग टाइम पीरियड है इन विद्रोहों का। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो दोस्तों ऐसा तो भारत के इतिहास में अक्सर ही होता आया है ना, जो जिन्हें आप गद्दार कह लीजिए या धोखेबाज टाइप के लोग, उन्होंने हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाया है। तो यहां पर 1857 के विद्रोह के मामले में ये दोस्तों तात्या टोपे के साथ हुआ था। ठीक है, तात्या टोपे जो थे, इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। तमाम जगह पर ये कानपुर में भी कभी पहुंच जाते थे। ठीक है, कानपुर में जो विद्रोह हुआ था ये राजस्थान में भी पहुंच जाते थे। ठीक है, साथ ही मध्य प्रदेश के अनेक इलाकों में जिनमें ग्वालियर मुख्य तौर पर शामिल है, ये वहां पर भी पहुंच जाते थे। इन्होंने झांसी की रानी का भी साथ दिया था। ठीक है, तो तमाम जगह पर ये अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था तात्या टोपे ने। ठीक है, तात्या टोपे का दोस्तों एक और नाम है, इनको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, और तात्या टोपे दरअसल ये आप कह सकते हैं नाना साहब के सहायक थे। ठीक है, नाना साहब की तरफ से जो भी विद्रोह हो रहा था उसको मुख्य तौर पर तात्या टोपे ही संभाल रहे थे। नाना साहब ने विद्रोह किया था कानपुर के अंदर। ठीक है, तो नाना साहब जो थे दोस्तों, उन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया था कानपुर के अंदर। नाना साहब की स्टोरी आप अलग से पढ़ सकते हैं। तो नाना साहब के सहयोगी थे तात्या टोपे, और इनको धोखा देने वाले जो थे वो थे मान सिंह। ठीक है, मान सिंह ने धोखा दिया था। मान सिंह थे ये ग्वालियर के सामंत थे। ठीक है, सिंधिया के, ग्वालियर में सिंधिया के ये सामंत थे। ये तात्या टोपे के दोस्त भी थे, लेकिन पीठ में छुरा घोंप दिया। अंग्रेजों को इनके ग्वालियर इनके आने की सूचना दे दी और अंग्रेजों ने तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया। और आगे जाकर 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई ग्वालियर के अंदर। ठीक है, तो मान सिंह ने धोखा दिया था दोस्तों तात्या टोपे को। आगे बढ़ते हैं। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह दोस्तों आप लोग जानते हैं ये वही 1857 की क्रांति है। कुछ लोग इसको सिपाही विद्रोह कहते हैं, कुछ लोग भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। उस वक्त जब ये यूपीएससी में प्रश्न आया था 2006 में, तो इसको सिपाही विद्रोह कहा गया। तो जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया होगा वो सिपाही विद्रोह मानते होंगे इसको। ठीक है, तो अपना अपना नजरिया है चीजों को देखने का। तो सिपाही विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग का जो टाइम पीरियड है दोस्तों भारत में, ये था
1856 से लेकर 1862 का। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही भारत में 1857 की क्रांति हुई थी या 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था, और लॉर्ड कैनिंग ने इस विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है, अंग्रेजों की नजर में, ब्रिटिश शासन की नजर में लॉर्ड कैनिंग ने बेहतरीन काम किया था, और लॉर्ड कैनिंग को आगे चलकर भारत का पहला वायसराय भी बनाया गया था। ठीक है, मतलब गवर्नर जनरल भी ये थे और ये वायसराय भी बन गए थे। दरअसल दोस्तों, वायसराय और गवर्नर जनरल ये दोनों ही पदवियां एक साथ चल रही थी। ठीक है, मतलब 1858 से जो लॉर्ड कैनिंग थे वो वायसराय भी बन गए थे। वायसराय ये भारतीय देशी राजाओं के लिए थे। ठीक है, वायसराय तो भारतीय देशी राजाओं के लिए थे, और जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे उनके लिए ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इतना बेसिक अंतर आप समझ लीजिए। जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे उनके लिए ये गवर्नर जनरल थे, और जो भारतीय जो देशी राजा थे उनके लिए ये वायसराय थे। वायसराय मतलब ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये था दोस्तों। आगे दोस्तों, ये एक अपील है आप लोगों से कि कृपया आप इन वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अगर ऐसा करेंगे दोस्तों आप, तो आप मेरी हेल्प करेंगे, मेरी सहायता करेंगे। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये बेल आइकन भी दबा देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे और आपका कोई लेसन मिस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन या लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था या पास किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मतलब लाहौर अधिवेशन जो था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता किसने की थी 1929 में? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, मैं पहले भी इसका थोड़ा जिक्र कर ही चुका हूं पिछले लेसन्स में। तो इसका जो आंसर है वो है सी, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और दोस्तों यहीं पर पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प या प्रस्ताव पास किया था कांग्रेस ने पहली बार। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों लाहौर अधिवेशन में ही 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, उस वक्त तक स्वतंत्रता वैसे मिली नहीं थी, लेकिन 26 जनवरी को कांग्रेस ने भारत का स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया था, और आगे जाकर 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मना भी लिया था अपनी ओर से तिरंगा फहराकर। ठीक है, और दोस्तों इसी 26 जनवरी की याद में आगे जाकर भारत का गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी को ही तय कर दिया गया। ठीक है, हालांकि आप लोग जानते हैं कि भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हो गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन उसको 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। तो ये पूरा ऐतिहासिक घटनाक्रम था। आगे, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों ये मैडम भीकाजी कामा हैं और इनसे जुड़े हुए 3 कथन नीचे दिए गए हैं, और इनमें से कौन सा या कौन से सही हैं ये आपको बताने हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, आप पॉज करके खुद दे सकते हैं, और मैं तो आपको इसका आंसर बताऊंगा ही। तो इसका जो आंसर है वो है दोस्तों यहां पर बी। ठीक है, तो यहां पर केवल जो कथन 2 और कथन 3 ये ठीक है, पहला कथन जो है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैडम भीकाजी कामा जो थी वो पारसी परिवार से संबंध रखती थी। ठीक है, तो ये तीसरा जो कथन है ये ठीक है, मैडम कामा के जो माता पिता थे वो पारसी थे। ठीक है, और साथ ही मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रही थी, प्राइवेट सेक्रेटरी भी रही थी दादा भाई नौरोजी की। ठीक है, दादा भाई नौरोजी भी बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं, ये भी पारसी थे, तो दादा भाई नौरोजी की निजी सेक्रेटरी भी रही थी। और दोस्तों मैडम भीकाजी कामा ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है, आप इनको एक प्रकार से अनसंग हीरो कह सकते हैं। ठीक है, जिनका ज्यादा नाम नहीं लिया जाता, लेकिन बहुत ही बेहतरीन उन्होंने काम किया था। पूरे देश विदेश में ये घूमी थी, इंग्लैंड भी गई थी, लंदन, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, तमाम देशों में मैडम भीकाजी कामा गई थी, और इन्होंने जाकर बताया था कि किस प्रकार से ब्रिटिश जो राज है भारत के अंदर किस प्रकार से एक्सप्लॉइट कर रहा है वो भारत को। ठीक है, किस प्रकार से भारतीयों का शोषण हो रहा है और ब्रिटिश राज को खत्म होना चाहिए। तो इस तरह के विचार इन्होंने विदेशों में जाकर प्रकट किए थे। और दोस्तों ये जो पहला कथन है ये दरअसल इसके बारे में बताता हूं। ये जो पहला कथन है कि मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, तो दोस्तों ये पेरिस नहीं था, दरअसल ये जर्मनी का एक शहर था स्टुटगार्ड। ठीक है,
स्टुटगार्ड। तो स्टुटगार्ड नाम का एक शहर है दोस्तों जर्मनी के अंदर, वहां पर मैडम भीकाजी कामा ने अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर इन्होंने तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, तिरंगा झंडा फहराया था। तो दोस्तों विदेशों में कोई पहला भारतीय ध्वज फहराया गया हो, यह अपने आप में पहली घटना थी। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने आ जाए कि विदेशों में भारतीय तिरंगा सबसे पहले किसने फहराया था, तो वो मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखिएगा। अब दोस्तों हालांकि ये जो तिरंगा इन्होंने फहराया था, ये आज के तिरंगे जैसा नहीं था। ठीक है, ये दरअसल 3 रंगों का था, जिनमें सबसे जो ऊपर का रंग था वो था हरा, उसके बाद दूसरा था पीला, और बाद में तीसरा जो रंग था लाल। ठीक है, और दोस्तों खास बात यह है, जो ये बीच का जो पीला रंग है, इसके ऊपर लिखा हुआ था वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम लिखा हुआ था बीच में, और जो नीचे वाला जो लाल रंग है, इसके ऊपर एक तो सूरज बना हुआ था और दूसरी तरफ चंदा बना हुआ था। ठीक है, तो इस तरह का कुछ भारतीय झंडा था। और दोस्तों मैडम भीकाजी कामा की तस्वीर भी मैं यहां पर आपके सामने पेश कर रहा हूं। इनकी झंडे वाली तस्वीर भी है, इंटरनेट पर मौजूद है, वो मैं यहां पर दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि दोस्तों कॉपीराइट का कोई मामला हो सकता है। ठीक है, तो मैडम भीकाजी कामा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पेरिस में इन्होंने वंदे मातरम नाम का एक पत्र भी प्रकाशित किया था, मतलब ये एक समाचार पत्र प्रकाशित करती रही है पेरिस से भी। ठीक है, और दोस्तों भीकाजी कामा का जो एक नारा था, इनका नारा था कि आगे बढ़ो, हम भारत के लिए हैं और भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, तो बहुत ही राष्ट्रवादी ये महिला थी। इनका जो योगदान है वाकई सराहनीय है, लेकिन जिक्र कम ही आता है मैडम भीकाजी कामा के योगदान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो दोस्तों ये जिक्र मैं एक और कोर्स में कर चुका हूं, जो कोर्स हम पॉलिटी का चला रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी के जो एमसीक्यूज में ले रहा हूं। ठीक है, तो उसके अंदर मैं इस क्वेश्चन का जिक्र पहले भी कर चुका हूं। तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी, वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य व कृषि मंत्रालय था दोस्तों। ठीक है, और ऊपर के जो मंत्रालय ये बताए गए हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय है, ये था सरदार बलदेव सिंह के पास, और ये विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध ये था जवाहरलाल नेहरू के पास। ठीक है, तो जो दोस्तों ये जो अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, इसके उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और मतलब इस सरकार के अगुवा थे, प्रधान थे। ठीक है, और उनके पास विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंधी विभाग भी था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग था। अब दोस्तों अगर आप अंतरिम सरकार के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने पूरा एक लेसन बनाया है, जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस सीरीज के तहत मैंने पूरा लेसन बनाया है अंतरिम सरकार के ऊपर। उसका लिंक आप यहां पर ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, आप ये लेसन देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे कोर्स का 5वां लेसन है, और इसमें हम बात करेंगे 2007 के आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम में आए हुए एमसीक्यूज के बारे में। तो हमारा पहला एमसीक्यू है आपके सामने, ये प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप चाहे तो इसे पॉज कर सकते हैं, पॉज करके अपने आप आंसर मार्क कर सकते हैं, वरना मैं इसका आंसर दे रहा हूं दोस्तों। इस सवाल का जो उत्तर है वो है बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा यह सोम प्रकाश नाम का एक अखबार शुरू किया गया था दोस्तों बंगाल के अंदर, जिसने अंग्रेजों को काफी हद तक परेशान किया था। अंग्रेज काफी बौखला गए थे, और इसी कारण आगे चलकर अंग्रेज वर्नैकुलर प्रेस एक्ट भी लेकर आए थे। ठीक है, तो सोम प्रकाश अखबार जो है ये 1858 में शुरू किया गया था। बांग्ला भाषा का ये अखबार था दोस्तों। ठीक है, बांग्ला भाषा का ये साप्ताहिक अखबार था, यानी कि वीकली अखबार था ये सोम प्रकाश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश अखबार को शुरू करने का विचार रखा था। ठीक है, और एडिटोरियल में सहयोग कर रहे थे, लेकिन वास्तव में दोस्तों इसके जो संस्थापक थे वो थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। द्वारकानाथ विद्याभूषण कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर थे। असल में मालिक और संस्थापक वही थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस अखबार को शुरू करने का विचार रखा था, लेकिन हमारे पास जो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं उनमें एकदम सही आंसर यहां पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही होता है। तो यह है दोस्तों इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशर्स द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया गया था? अब दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप पॉज करके इसका आंसर मार्क कर सकते हैं, और मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूं। तो इसका आंसर है अवध।
दोस्तों ये जो दिन थे, ये दिन थे लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के। और अगर आपने थोड़ा बहुत भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा है तो आपने लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल को जरूर देखा होगा, पढ़ा होगा, और आपने सोचा होगा कि कैसा खतरनाक ये गवर्नर जनरल भारत में आया था अंग्रेजों का, है ना। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक तो व्यपगत सिद्धांत अपनाया था जिसको कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, ठीक है, गोद निषेध की नीति। तो गोद निषेध की नीति के जरिए लॉर्ड डलहौजी ने झांसी पर भी कब्जा कर लिया था, सतारा पर भी कब्जा कर लिया था, नागपुर पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन अवध के ऊपर डलहौजी की गोद निषेध की नीति नहीं चल पा रही थी दोस्तों, क्योंकि अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह की काफी संतानें थी, मतलब वाजिद अली शाह के उत्तराधिकारी काफी मौजूद थे। तो डलहौजी जो था वो तो चाहता था किसी ना किसी तरह से अवध के ऊपर भी कब्जा किया जाए। तो यहां पर डलहौजी ने प्लान बनाया कि भैया अब अवध के ऊपर यह कर दिया जाए कि अवध में कुशासन है, अवध का जो शासन है वो अच्छा नहीं चल रहा। तो यह इल्जाम लगाया गया कि भैया यहां का शासन अच्छा नहीं चल रहा, इसीलिए अवध के जो नवाब है वाजिद अली शाह उनको बर्खास्त किया जाता है और अवध को अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता है। तो 1856 की यह घटना है दोस्तों। 1856 में डलहौजी ने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश कब्जे में ले लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो दोस्तों यूरोपियन मतलब यहां पर ये यूरोपियन देशों और यूरोपियन कंपनियों की बात हो रही है। और मैं पहले भी एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि पहले भारत में कौन से आया था और बाद में भारत में कौन आया था। तो इस सवाल का जो जवाब है वो आपको दे देता हूं। यहां पर जो हमारा आंसर है वो है सी, फ्रांसीसी भारत में सबसे अंत में आए थे, मतलब जो फ्रेंच कंपनी थी वो भारत में सबसे एंड में आई थी। 1664 में ये भारत में आई थी, ठीक है। और ये जो पूरी लिस्ट है इसमें सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली, ये तो बहुत पहले 1498 में ही भारत में आ गए थे। वास्को डी गामा के बारे में आपने सुना ही होगा। और इसके बाद भारत में डच कंपनी आई थी और डच कंपनी के बाद भारत में आई थी इंग्लिश कंपनी, ठीक है। ये जो ऑप्शन हमारे को दिए गए हैं। तो दोस्तों दरअसल वैसे हुआ यह था कि जो इंग्लिश कंपनी थी ये डच कंपनी से पहले स्थापित हो गई थी, लेकिन भारत में डच कंपनी पहले आई थी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम जो लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे यहां पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों के बाद फिर आए थे हमारे यहां पर डच लोगों के बाद फिर आए थे इंग्लैंड के लोग, और इनके बाद दोस्तों डेनिश भी आए थे, ठीक है, जो डेनमार्क के थे, ठीक है। वहां यहां पर उनका जिक्र नहीं है तो आप डेनिश के बारे में भी याद रखिए। ये 1616 में भारत में आए थे, ठीक है, थोड़ा ही टाइम भारत में रुके थे, ज्यादा कुछ ये भारत में कर नहीं पाए थे। तो डेनिश भारत में आए थे और सबसे आखिर में 1664 में फ्रेंच कंपनी भारत में आई थी। इंग्लिश कंपनी ने भारत में अपना सबसे पहली जो कोठी स्थापित की थी वो 1608 में स्थापित की थी सूरत में, ठीक है। तो ये है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर दो कथन दिए गए हैं और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं ये आपको देखना है। तो पहला कथन देखिए दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा कथन देखिए, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इनमें से कौन सा या कौन से सही हैं वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो मैं बता देता हूं आपको। इसका आंसर है बी, ठीक है, कि यहां पर केवल ये वाला बी सही है, ठीक है, मतलब केवल दो सही है। विलियम बेंटिक जो थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1833 में चार्टर एक्ट आया था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह घोषणा कर दी गई थी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वही अब से भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लेकिन ये जो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव वाली बात है ये गलत है। रॉबर्ट क्लाइव भारत के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं थे, ठीक है, मतलब बंगाल के, ठीक है, बंगाल के ये गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हो तब भी आपने इनका नाम सुना होगा, और अगर आपने एम लक्ष्मीकांत वाली किताब पढ़ी है शुरू से लेकर तब भी आपने वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम सुना होगा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और उसी के जरिए वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो यह है दोस्तों हमारा यहां पर आंसर है बी।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले किस किले का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बी। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले निर्माण करवाया था यहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज का। फोर्ट सेंट जॉर्ज दोस्तों ये चेन्नई का किला है। चेन्नई की जब किलेबंदी की गई तो फोर्ट सेंट जॉर्ज इसको नाम दिया गया। 1644 में इस किले का निर्माण करवाया गया। बाकी के जो किले हैं जैसे ये फोर्ट विलियम है, ये फोर्ट विलियम दोस्तों कलकत्ता का किला है, इसका निर्माण करवाया गया था 1781 में। और ये फोर्ट सेंट डेविड ये दोस्तों मद्रास में ही है। मद्रास में जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी तो मद्रास के अंदर ही अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। पौंडीचेरी के नजदीक था ये 1670 में बनवाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब दोस्तों ये जो आखिर में ये किला बचता है फोर्ट सेंट एंजेलो, ये दरअसल बनवाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, और इस किले का निर्माण बहुत ही पहले करवाया गया था 1505 ईस्वी में। ठीक है, तो आप यहां पर हैरान होंगे कि भैया इसका निर्माण अगर 1505 में हुआ है तो फोर्ट सेंट जॉर्ज से तो पहले हुआ है। लेकिन दोस्तों सवाल जो हमारा है वो ये कहता है कि निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले किस किले का निर्माण करवाया? तो ब्रिटिशर्स ने तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का ही निर्माण करवाया था 1644 में। ये तो पुर्तगालियों का किला है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा यहां पर दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? तो इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वो भी दे देता हूं। यहां पर आंसर है हमारा बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुविवाह कुप्रथा के विरोध में यह किताब लिखी थी दोस्तों। ठीक है, बहुविवाह नामक किताब बहुविवाह जो कुप्रथा थी उसके विरोध में लिखी थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अब दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत ही महान समाज सुधारक हुए थे इस दौर में, और 1856 में इन्हीं के प्रयासों के चलते ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित हुआ था। ठीक है, उस दौर में विधवाओं का पुनर्विवाह बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी, मतलब होते ही नहीं थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन यहां पर दिए गए हैं और उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं ये आपको बताना है यहां पर। ठीक है, तो 3 कथन देखिए। जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। दूसरा देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। तीसरा देखिए, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए। तो इनमें से कौन से सही हैं आपको ये जवाब देना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है डी के कथन 1 सही है और कथन 3 सही है। ठीक है, ये जो दूसरा है ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे, ये ठीक बात है दोस्तों। ठीक है, 1962 से लेकर 1962 में चौथी बार वो चुने गए थे। 1964 में उनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो ये उनकी चौथी पदावधि थी। पहली बार ये 1947 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, 1947 से फिर 52 तक रहे थे। दूसरी बार 52 से लेकर 57 तक रहे थे, और तीसरी बार रहे थे दोस्तों 57 से लेकर 62 तक। ठीक है, और ये देखिए चौथी बार 62 से लेकर 64 तक रहे, तो चौथी पदावधि में थे ये। और तीसरा जो कथन ठीक है वो ये कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 में पद पर बैठे थे, तो ये भी सही है। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। 1977 में ये प्रधानमंत्री बने थे। जनता पार्टी की ओर से ये प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। ठीक है, जनता पार्टी की ओर से, तो जनता पार्टी की सत्ता आई थी 1977 में। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये एक अपील है आप लोगों से कि कृपया अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया लेसन अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबद्ध था? तो दोस्तों आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के बारे में आपने काफी कुछ सुन रखा होगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है यहां पर, हमारा आंसर हो जाएगा सी, पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का एक गांव था। ठीक है, यहीं से इन्होंने भूदान आंदोलन को शुरू किया था
अप्रैल 1951 को, ठीक है, 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से। और यह बहुत ही महान आंदोलन था दोस्तों। 1951 से लेकर 1957 तक यह आंदोलन चलता रहा और इस दौरान देश भर की लगभग 50 मिलियन एकड़, ठीक है, 50 मिलियन एकड़ जमीन भूमिहीनों में बांटी गई थी। मतलब जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन थी, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने खुद अपना भूदान दिया था, भूमिहीनों को जमीन मिली थी, ठीक है। 50 मिलियन एकड़ भूमि का दान किया गया था। तो बहुत ही बड़ा और शानदार आंदोलन था दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला सवाल है कथन और कारण वाला। तो दोस्तों ऐसे सवाल बड़े ही ढंग से करने होते हैं, मतलब प्रश्नों को अच्छे से आपने देखना होता है, कथन को भी अच्छे से पढ़ना होता है, कारण को भी अच्छे से पढ़ना होता है। तो पहले कथन अच्छे से पढ़ लीजिए। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो यह हमारा कथन है। कारण देखिए, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो अब हमको यह देखना है कि क्या यह कथन ठीक है, और अगर कथन ठीक है तो क्या कथन के पीछे ये जो कारण दिया गया है, क्या ये कारण भी ठीक है। तो हमको ये चीज चेक करनी है। तो ये चीज चेक करके हमको इसका आंसर देना होता है दोस्तों, ठीक है। फिलहाल मैं इसका आंसर बता रहा हूं, सी इसका आंसर है। यानी कि जो कथन है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो कारण दिया गया है वो गलत है, ठीक है। दरअसल वेवेल योजना 1945 में आई थी और वेवेल योजना के ऊपर मैं डिटेल्ड लेसन भी बना चुका हूं। इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैं जो कोर्स चला रहा हूं, वहां पर मैंने ये लेसन डिटेल में बनाया है। तो उस लेसन का मैं यहां पर ऊपर लिंक दे रहा हूं दोस्तों, आई बटन में आप ये लिंक देख सकते हैं। इस लिंक के जरिए ये लेसन देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर बताता हूं कि कारण बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये वेवेल का बिल्कुल भी ऐसा विचार नहीं था कि भारत का बंटवारा रुक जाए, ठीक है। उल्टे वेवेल की तो कोशिशें थोड़ी सी उल्टी ही थी। दरअसल ये जो पूरा का पूरा वेवेल प्लान था, ये चर्चिल से होकर आया था, चर्चिल से बाईपास होकर आया था। चर्चिल उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था और चर्चिल कभी भी भारत का भला नहीं चाहता था, ठीक है। चर्चिल ने ही कुछ ऐसे काम किए थे जिसके कारण भारत की राजनीति और ज्यादा गर्म हो गई थी एक प्रकार से, ठीक है। विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था और भारत के बंटवारे की कहीं ना कहीं वजह चर्चिल भी था। तो बिल्कुल भी वेवेल का ऐसा प्लान नहीं था कि भारत के बंटवारे को रोका जाए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिशर्स द्वारा जनसंहार की घटना घटी। अब दोस्तों जलियांवाला बाग आप जानते हैं, जो हत्याकांड यहां पर हुआ था ये 1919 में हुआ था। आप लोग जानते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है आपने। तो ये हुआ किसके कारण था? दरअसल दोस्तों ये हुआ था रोलट एक्ट के कारण। ब्रिटिश सरकार के द्वारा रोलट एक्ट नाम का ये कानून लाया गया था, जिसे उस वक्त कहा गया था बिना वकील और बिना दलील का कानून, ठीक है। मतलब इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को शक की बिना पर जेल में डाला जा सकता था और 2 साल तक उसको जेल में रखा जा सकता था। उसके लिए कोई भी वकील नहीं किया जा सकता था, उसके लिए कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता था, ठीक है। तो बिना वकील और बिना दलील का कानून था। इसके कारण पूरे भारत में गुस्सा था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, और इसी गुस्से के तहत जलियांवाला बाग में एक सभा हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को यह सभा हुई थी जलियांवाला बाग में, और यहीं पर जनरल डायर के द्वारा गोलीकांड कर दिया गया था, जिसमें हजारों बेगुनाह लोग मारे गए थे, ठीक है। तो रोलट एक्ट के कारण दोस्तों ये हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा रोलट एक्ट को, बिना वकील और बिना दलील का कानून। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहां महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह किया? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी पहले दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। काफी सारे आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने किए थे, खासतौर पर रंग भेद नीति के विरोध में। भारत में जब गांधी जी लौटे, भारत में लौटने के बाद गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन हुआ था चंपारण में। ये 1917 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। गांधी जी ने यह आंदोलन चंपारण के किसानों के पक्ष में किया था। मतलब चंपारण में जो किसान थे वो काफी परेशान थे, ठीक है। ब्रिटिश जो गोरे बागान मालिक थे उस वक्त, बागान मालिक क्या करते थे, उन्होंने किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि किसान अपनी जमीन के 3/20 भाग के ऊपर नील की खेती करेंगे, ठीक है।
तो इस कारण किसानों को काफी नुकसान हो रहा था। ठीक है, किसान चाहते थे कि भैया कैसे ना कैसे उनको इस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति मिले, तो महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे। महात्मा गांधी को इनवाइट किया गया था कुछ लोगों के द्वारा, उसके बारे में जिक्र कर चुका हूं, आगे भी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स लेंगे तो वहां पर महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद भी उस वक्त महात्मा गांधी के साथ थे दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, तो यहां पर आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने, और काफी हद तक ये कामयाब आंदोलन रहा था। 1917 में बिहार के चंपारण से गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत की थी, और बाकी के आंदोलन बाद में हुए थे, ये खेड़ा वाला, बारदोली वाला और अहमदाबाद वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार शोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है दोस्तों ये। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार शोनार बांग्ला, और इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। दरअसल दोस्तों गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, एकमात्र ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं। ठीक है, भारत का जनगण मन इन्होंने लिखा है, और इसके अलावा बांग्लादेश का अमार शोनार बांग्ला भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है, तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम ये लागू किया गया था दोस्तों भारत के अंदर, ताकि महिलाओं और बच्चों की कार्यावधि के जो घंटे हैं उनको सीमित किया जाए। ठीक है, इसमें महिलाओं तथा 7 वर्ष के जो ऊपर के जो बच्चे हैं उनके कार्य करने के घंटे निश्चित कर दिए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा, 7 वर्ष के ऊपर के जो बच्चे हैं उनके कार्य करने के घंटे निश्चित कर दिए गए थे महिलाओं के साथ साथ। तो ये प्रथम फैक्ट्री अधिनियम है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इस फैक्ट्री अधिनियम को लाया गया था। लॉर्ड रिपन दोस्तों काफी अच्छे गवर्नर जनरल और वायसराय रहे हैं ये भारत के। ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को भी हटाया गया था। आपको याद होगा वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ये लॉर्ड लिटन लेकर आए थे। ठीक है, बड़ा ही खतरनाक था। भारत की जो देशी प्रेस थी, देशी भाषा की जो प्रेस थी, उसके ऊपर कुठाराघात था। तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को हटाया गया था लॉर्ड रिपन के टाइम में, और इल्बर्ट बिल भी लाया गया था लॉर्ड रिपन के टाइम में। इल्बर्ट बिल भी एक अच्छी कोशिश थी लॉर्ड रिपन की। इल्बर्ट बिल के जरिए यह था कि भारतीय जज भी अब यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुन सकेंगे, लेकिन इस मामले में लॉर्ड रिपन का काफी विरोध हुआ और इल्बर्ट बिल को बाद में वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन जो है ये भारत के लिए काफी अच्छे गवर्नर जनरल और वायसराय साबित हुए थे। तो 1881 में भारत में पहली बार प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लाया गया था। तो यही था दोस्तों आज का लेसन, और मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसके अलावा प्राचीन भारत के इतिहास का कोर्स हम पूरा कर चुके हैं 7 वीडियोस के जरिए। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास के प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज हमने 7 वीडियोस के जरिए कंप्लीट किए हैं। 18 सालों के एमसीक्यूज यहां पर हमने कंप्लीट किए हैं। तो ये वाली प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, 7 वीडियोस मौजूद हैं, आपके काफी काम आएंगी। धन्यवाद दोस्तों।